अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और मैगज़िम जो है वो ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ये फ्यूचर कंडक्ट से डील कर रहा है कि जो भी इक्विटी सीख करने आता है इन द कोर्ट ऑफ इक्विटी उसको इक्विटी करनी भी चाहिए, यानी अपनी एडवर्स पार्टी से जो भी है उसके ऑपोजिट वाली पार्टी से उसको उसके साथ भी इक्विटी करनी पड़ेगी, यानी उनके राइट्स भी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। जो लॉ ऑफ इक्विटी है इज़ अ लॉ ऑफ कॉन्शियंस। हम सबको पता है कि ये कॉन्शियंस बेस्ड लॉ है। व्हेन एनीवन कम्स टू द कोर्ट ऑफ इक्विटी टू गेट रिलीफ, ही इज़ कंसीडर्ड टू बी रेडी एंड विलिंग टू रिकॉग्नाइज इक्विटेबल राइट्स ऑफ अदर पार्टी एज अगेंस्ट द प्लेंटिफ हिमसेल्फ। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। बहुत ही इजी वर्डिंग है जो मैं बोल रही हूँ, वो आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो एनीवन सीकिंग असिस्टेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ इक्विटी मस्ट एज अ कंडक्शन टू ऑब्टेनिंग रिलीफ डू जस्टिस एज टू द मैटर्स इन विच द रोल ऑफ कोर्ट इज़ सॉट फॉर। यानी जहाँ पर हम कोर्ट की मदद ले रहे हैं वहाँ पर हमें इक्विटी भी करनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि हम इक्विटी नहीं करेंगे, हमारे साथ इक्विटी की जाए। कोर्ट ऑफ इक्विटी में हम जाके ये चीज़ नहीं कह सकते, वरना हमारे साथ इक्विटी नहीं होगी। ये कॉन्शियस बेस्ड लॉ है। इक्विटी जो है वो कॉन्शियस बेस्ड लॉ है। इसमें सामने वाली एडवर्स पार्टी के राइट्स भी रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, बेशक वो हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, बेशक वो प्लेंटिफ के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। दोनों पार्टीज़ के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इक्विटी इज़ अ कॉन्शियस बेस्ड लॉ, ये आपने याद रखना है। If anyone is willing to have the justice of equity, he should always be ready to return equity to others. अगर किसी को जस्टिस चाहिए इक्विटी के लिए, इक्विटी से, तो उसे हर वक्त रेडी रहना चाहिए कि वो इक्विटी ही करे दूसरों के साथ। वो करेगा इक्विटी तभी उसे इक्विटी मिलेगी। ठीक है, ये कहने का मकसद है यहाँ पर। मैगज़िम का मतलब ये है, मैगज़िम मीन्स दैट टू ऑब्टेन एन इक्विटेबल रिलीफ द प्लेंटिफ मस्ट हिमसेल्फ बी प्रिपेयर्ड टू डू इक्विटी। ठीक है, दैट इज प्लेंटिफ मस्ट रिकॉग्नाइज एंड सबमिट टू द राइट्स ऑफ हिज एडवर्सरी। यानी उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए प्लेंटिफ को कि वो इक्विटी के लिए, कि उसको अगर वो जा रहा है कोर्ट ऑफ इक्विटी में कि वो इक्विटी ही करेगा आगे जाकर। यानी ये फ्यूचर कंडक्ट से डील कर रही है, और कि प्लेंटिफ मस्ट रिकॉग्नाइज एंड सबमिट टू द राइट्स ऑफ हिज एडवर्सरी। ठीक है। The simple meaning of the maxim is that if a litigant claims something by way of equity, he must be ready and willing to grant to the other party. ठीक हो गया। अगर किसी को इक्विटी चाहिए तो उसे रेडी एंड विलिंग होना चाहिए कि दूसरी पार्टी के साथ भी वो क्या करेगा, इक्विटी करेगा। Maxim expresses that equity, the person seeking the assistance of the court of equity must himself do act fairly. फिर वही बात लिखी हुई है कि वो खुद फेयरली एक्ट करे, खुद इक्विटी करे, दूसरों के साथ भी इक्विटी करे, तब भी उसके साथ इक्विटी होएगी। अगर वो दूसरों के साथ फेयरली एक्ट कर रहा है, गुड कॉन्शियंस में एक्ट कर रहा है, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनके साथ इक्विटी कर रहा है, तब वो ये बिलीव कर सकता है कि उसके साथ भी इक्विटी की जाएगी इन द कोर्ट ऑफ इक्विटी। अ कोर्ट ऑफ इक्विटी वुड देयरफॉर बोथ अलाउ द प्लेंटिफ टू से, वो मतलब कहना यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो अलाउ नहीं करेगी प्लेंटिफ को ये कहने के लिए कि गिव मी द इक्विटेबल रिलीफ दैट आई सीक बट आई एम नॉट प्रिपेयर टू मेक एनी अलाउंस, या फिर डू इक्विटी फॉर द क्लेम और द राइट ऑफ द अदर पार्टी। यानी कोर्ट उसे हरगिज़ ये कहने नहीं देगी कि मुझे इक्विटी दी जाए, मैं इक्विटी सीख करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं दूसरी पार्टी के क्लेम को या उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करूँ या उनके साथ इक्विटी करूँ। ठीक है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, लॉज वर्सेस नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का केस है। इसमें जो फैक्ट्स हैं केस के, वो नंबर 1 तो ये है कि प्लेंटिफ ने कुछ पैसे लिए डिफेंडेंट से। तो डिफेंडेंट जो था वो अनरिकॉग्नाइज्ड मनी लेंडर था अंडर द मनी लेंडर एक्ट 1900। उस वक्त इंग्लैंड में ये मनी लेंडर एक्ट था जिसके अंडर वो कंपनी जो थी, डिफेंडेंट जो था यानी नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो लिमिटेड, ये रिकॉग्नाइज नहीं थी। और it was provided under the act that contract by money lender who are not registered under the act were void.
ठीक है, कि जो रजिस्टर इस एक्ट के तहत यानी इसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। ठीक है, अब प्लेंटिफ ने क्या किया, उस कंपनी से जाकर पैसे ले लिए और उसे पता था कि ये कंपनी जो है वो मनी लेंडर एक्ट 1900 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो वॉइड हो जाएगा। पैसे ले लिए, अपनी उसने सिक्योरिटीज़ भी रखवा दी कुछ। फिर क्या करता है, प्लेंटिफ रिफ्यूज टू पे बैक द लोन टू द डिफेंडेंट एंड ही सूड डिमांडिंग बैक हिज सिक्योरिटीज़ एंड पेमेंट्स। ठीक है, प्लेंटिफ ने कहा मैं अब लोन नहीं दूंगा क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे मेरी सिक्योरिटीज़ और पेमेंट्स वापस की जाएं। डिफेंडेंट देन टुक द डिफेंस दैट द प्लेंटिफ इज सीकिंग एन इक्विटेबल रेमेडी सो ही शुड डू इक्विटी टू। क्योंकि प्लेंटिफ इक्विटी सीक कर रहा है, डिफेंडेंट ने कहा, तो उसको चाहिए कि वो मेरे साथ भी इक्विटी करे। द डिफेंडेंट सेड द प्लेंटिफ इज सीकिंग इक्विटी, ही मस्ट डू इक्विटी, दैट इज़ पे मी बैक द लोन आई मेड हिम। ठीक है, कि जो मैंने उसे लोन दिया पहले वो मुझे दे, मेरे साथ इक्विटी करे, फिर मैं भी उसके साथ इक्विटी करूँगा। सो द डिफेंडेंट वाज ओनली विलिंग टू गिव बैक प्लेंटिफ मनी इफ़ प्लेंटिफ पेज बैक द लोन टेकन। ठीक है, the plaintiff was only asking the court to enforce the act of parliament, but he was asking to enforce it by means of equitable relief remedies। ठीक है, कि वो इक्विटेबल रिलीफ की मदद ले रहा था, इक्विटेबल रेमेडी की मदद ले रहा था, तो इस तरह से वो लेना चाह रहा था, इक्विटी को हेल्प लेना चाह रहा था, इक्विटी की रिलीफ सीख करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद इक्विटी करने के लिए तैयार नहीं था। फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड दैट इन ग्रांटिंग ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज द कोर्ट मस्ट अप्लाई इक्विटेबल प्रिंसिपल्स टू असर्टेन ऑन व्हाट कंडीशन सच रेमेडीज शुड बी ग्रांटेड। अजान हो रही है, आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। जी अजान हो गई है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा कि इट वाज हेल्ड दैट इन ग्रांटिंग इक्विटेबल रेमेडीज the court must apply equitable principles to ascertain on what conditions such remedies should be granted। ठीक है, कि कोर्ट को इक्विटेबल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। इक्विटेबल प्रिंसिपल्स कोर्ट क्या है अप्लाई करेगी और ये कंडीशंस देखेगी। इक्विटेबल रेमेडीज़ जब प्रोवाइड करेगी कोर्ट, तो वो कोर्ट ये ने कहा कि जब एक पार्टी इक्विटी सीख करने आती है तो उसको चाहिए कि दूसरी पार्टी का भी इक्विटी करे, और यही मैक्सिम अप्लाई किया गया। और इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को असर्टेन करते हुए दोनों पार्टीज़ को कहा गया कि वो इक्विटी करें। क्योंकि ये रेमेडी इक्विटी बेस्ड है, तो इक्विटी इसके लिए ज़रूरी है। आगे हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है इस मैगज़िम की, ही हु सेक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी की। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम देख सकते हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, नंबर 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल है इसमें, नंबर 3 कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्टगेजेस में, नंबर 4 नोटिस ऑफ राइट ऑफ रिडेम्पशन में, और नंबर 5 डॉक्ट्राइन ऑफ वाइफ इक्विटी में, नंबर 6 डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में। अब लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। ओके,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो पार्टीज़ हैं ए और बी, ए ने क्या किया, हाउस सेल किया बी को, बी ने उसकी आधी पेमेंट कर दी, या फिर इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई थी जिसमें ए बी ने 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दी और 2 इंस्टॉलमेंट्स रह गई थी। इसी दौरान ए ने क्या किया, वही प्रॉपर्टी उठा के सी को सेल कर दी। अब वो जब बी को पता चला कि ये सेल कर रहा है तो वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाके वो उसने कहा कि स्पेसिफिकली इसको परफॉर्म करवाया जाए, मुझे घर लेकर दिया जाए। ठीक है, कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल। अब क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट आई हैं, लेटेस्ट जजमेंट ये कहा गया है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे कि उसने बी ने 2 इंस्टॉलमेंट्स दी थी, 2 इंस्टॉलमेंट्स उसकी रहती थी, तो अब कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू शो द गुड फेथ जो है वो प्लेंटिफ वो अपनी रिमेनिंग अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करवा देगा, अपनी गुड फेथ को शो करने के लिए, अपने गुड कंडक्ट को शो करने के लिए, अपनी नेक नियति को शो करने के लिए। और जब वो डिपॉजिट करवा देगा तो क्या कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एग्जीक्यूशन की डिक्री क्या है जारी करेगी और उसको वो घर लेकर दिया जाएगा और जो अमाउंट है वो सेलर को पे की जाएगी। तो हमें पता है कि सेल जो है वो फ्यूचर कंडक्ट से डील करती है। if a paid full amount to B and B gives transfer, अगर B ने सारी अमाउंट पे कर दी है A को, तो A को चाहिए कि वो उसको सारी ट्रांसफ़र कर दे ओनरशिप। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सेल परटेन्स टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज़। तो ये मैंने आपको बताया, नई जजमेंट का भी बताया कि अब जो है रिमेनिंग अमाउंट कोर्ट में पे करनी पड़ती है। ये लेटेस्ट जजमेंट्स, लेटेस्ट केस लॉज अगर आप उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो आगे इसकी हमने दूसरी जो है एप्लीकेशन है वो है सेट ऑफ, हमने प्रिंसिपल सेट ऑफ जो है ये हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 8 रूल 6 सीपीसी में प्रोवाइडेड है। इसमें क्या है कि अगर ए ने बिलफर्स बी को कुछ अमाउंट दिए, 10 लाख दिए थे और बाद में वो क्या करता है कि वो सूट फाइल कर देता है फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्रॉम बी। अब बी कहता है नहीं जी मैंने तो 5 लाख इसको फलां ट्रांजैक्शन में दिए थे, मेरे पास तो एविडेंस है कोर्ट में। अब जब कोर्ट को ये पता चलता है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उन 10 लाख में से वो 5 लाख माइनस कर देगी आफ्टर चेकिंग द एविडेंसेस। और जब कोर्ट को ये यकीन हो जाएगा कि वाकई में ही पेमेंट हो चुकी है ए को, तब वो ये ट्रांजैक्शन जो 5 लाख की है इसको माइनस कर देगी उसके रिकवरी का जो उसने सूट फाइल किया वो उसमें से। बाकी बचेंगे 5 लाख। कोर्ट कहेगी कि बी को कि ये आप पे करें। और ये जो उन्होंने सब्सट्रैक्शन की है 10 - 5, ये इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ। दोनों के साथ यानी दोनों पार्टीज़ के साथ क्या की गई, एडजस्टमेंट की गई। अच्छा, इसको हमने कहा कि ये है सेट ऑफ, और ये आपने याद रखना है कि ऑर्डर 8 रूल 6 सीपीसी में ये प्रोवाइडेड है ये कंसेप्ट। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरी एप्लीकेशन, वो है कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेज क्या होता है, हम ट्रांसफ़र करते हैं सर्टन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये मॉर्टगेज आपने याद रखना है हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवाई जा सकती है और कुछ लोन लिया जा सकता है इस पर, इसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। अब मॉर्टगेजर जो है बिलफर्ज अगर उसने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाई है किसी के साथ, उससे कुछ लोन लिया है, लेट्स सपोज 5 लाख लिया है, आफ्टर सम टाइम वो दोबारा जाता है और फिर 5 लाख और लोन ले लेता है बी से, तो बी के पास क्या राइट है कि वो दोनों लोन्स को कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्टगेजेस, कि वो दोनों पैसों को मिला देगी 10 लाख और कहेगी या जो भी है कहेगा कि मुझे मैं आपको आपका सिक्योरिटीज़ तब वापस करूँगा, आपकी प्रॉपर्टी तब वापस करूँगा जब आप मेरा लोन क्लियर करेंगे, यानी पूरा 10 लाख आप मेरा क्लियर करेंगे, तब आपके पास राइट ऑफ रिडेम्पशन आ जाएगा, यानी राइट ऑफ जो उसकी सिक्योरिटीज़ वापस लेने का जो है डेब्टर वो ले सकेगा। देन वो कहेगा यू कैन एक्सरसाइज इट योर पे इफ़ यू पे द लोन। अगर आप लोन पे कर देते हैं तो आप अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नो, अब बी ने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्टगेजेस की, और ये उसके पास राइट है, वो कर सकता है बी, जब तक उसकी पेमेंट क्लियर नहीं होगी वो चाहे तो वो ना दे उसको जो उसने सिक्योरिटीज़ वगैरह रखी हुई हैं।
ठीक है। और जब वो ये कंसोलिडेशन करेगा मॉर्गेजेस की तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट गिव नोटिस टू द डेप्टर फर्स्ट, ठीक है, वो नोटिस उसको दे देगा। ये आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप ओपन करें उसके सेक्शन 81 83 में प्रोवाइडेड है कंसोलिडेशन जहाँ पे होती है प्रॉपर्टी की, तो उसमें भी आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। नंबर 5 जो हमने इसकी देखनी है एप्लीकेशन वो है वाइफ इक्विटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइफ इक्विटी। ये इंग्लैंड का एक कॉन्सेप्ट, उधर यहाँ पे वहाँ पे ना ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होता था इंग्लैंड में और यूएस में काफ़ी टाइम पहले, कि जो लड़की होती थी उसकी जब शादी हो जाती थी तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती थी वो डिस्टिंक्ट क्या होती थी, उसके हस्बैंड में उसकी पर्सनैलिटी कन्वर्ट हो जाती थी। तो उसकी यानी उसकी अपनी सेपरेट कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती थी, उसकी जो भी पर्सनैलिटी थी वो उसके हस्बैंड के साथ मर्ज्ड हो जाती थी और एक ही पर्सनैलिटी मानी जाती थी यानी हस्बैंड। इसलिए जो वाइफ की जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो हस्बैंड के नेम पर चली जाती थी क्योंकि वही पर्सनैलिटी रखता था, उसी को ये प्रॉपर्टी चली जाती थी। अब हस्बैंड की मर्ज़ी होती थी कि वो चाहे प्रॉपर्टी सेल करे, अगर हस्बैंड लेट्स सपोज बैंकरप्ट हो गया है तो वो प्रॉपर्टी भी गई समझो। और फिर ऐसा यानी ये कहा जाता था क्योंकि हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो मेंटेनेंस करता है वाइफ की, बच्चों की, इसलिए उसको ये प्रॉपर्टी का हक उसके पास है। और वाइफ की कहा जाता था कि कोई पर्सनैलिटी नहीं होती आफ्टर मैरिज, एक ही पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, डैट इज़ हस्बैंड, ठीक है। तो अगर हस्बैंड बिल फर्स्ट बैंकरप्ट हो गया और प्रॉपर्टी हाथ से चली गई है तो ये कहा जाता था कि नहीं ये तो अब वाइफ और बच्चों की बैड फेथ है, ये उनकी अपनी डेस्टिनी है। इस तरह की यानी उस वक्त ये कंसेप्ट था कि ये तो उनको अपनी बैड डेस्टिनी थी जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ा। सिमिलरली हस्बैंड कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र एंड असाइन द प्रॉपर्टी टू असाइनी, यानी किसी बंदे को अगर वो अपॉइंट करता ना असाइनर के तौर पर असाइन कर देता प्रॉपर्टी अपनी, तो असाइनी को यानी किसी बंदे को वो प्रॉपर्टी अपनी असाइन कर सकता था। असाइनी को कोई भी बंदा रख सकता था जिसकी यानी ये भाई वो कह सकता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, ऐसे प्रॉपर्टी यानी ये देख रहा है सारा कुछ प्रॉपर्टी का, तो ऐसे बंदे को असाइनी कहते हैं। तो इस केस में क्या था, अब फिर वाइफ और बच्चों का क्या बनेगा, उसने प्रॉपर्टी आगे असाइन कर दी या फिर बैंकरप्ट हो गया तब क्या होगा बच्चों का। प्रॉपर्टी थी किसकी, वाइफ की थी, लेकिन ले कौन गया, हस्बैंड ले गया या फिर लोन में किसी उसने जो कोई लोन लिया हुआ था उसमें चली गई। तो बेचारे वाइफ और बच्चों को ऐसे ही सफ़र करना पड़ता था और डेस्टिनी की बातें की जाती थी कि ये वाज देयर बैड डेस्टिनी। Later on in courts it was decided that it was not equity with wife and children। फिर कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि ये तो इक्विटी ना हुई ना, कि हम वाइफ और चिल्ड्रन के साथ इक्विटी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइडेड टू गिव सम राइट्स टू प्रॉपर्टी टू वुमेन। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया कुछ राइट्स वुमेन को दे दिए गए। फिर पहले कहा गया कि इफ़ हस्बैंड इज़ डेड एंड हैज़ असाइन्ड द प्रॉपर्टी टू असाइनी देन इट इज़ ड्यूटी ऑफ असाइनी टू लुक आफ्टर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड गिव सम बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू देम आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड मर गया है तो वो कुछ बेनिफिट्स उस प्रॉपर्टी के असाइनी को, अगर वो प्रॉपर्टी असाइन करके गया है तो वो कुछ बेनिफिट्स उस प्रॉपर्टी के वाइफ और बच्चों को देगा। पहले ये कोर्ट में कहा गया, फिर आफ्टर सम टाइम कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि कुछ राइट्स जो हैं प्रॉपर्टी के वो वाइफ को दे दिए जाएं, बट सम कंडीशंस वर मेंशन्ड ऑन द डिस्पोजिशन, यानी उसके सेल करने पर कुछ उन्होंने कंडीशंस लगा दी। फिर इसी तरह से जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड थ्रू वेरियस जजमेंट्स कोर्ट केम टू द पॉइंट दैट इट इज़ सोल right of wife to use and dispose of her property. This was called the doctrine of wife equity। और यूएस ने भी यही सिस्टम फॉलो किया, सेम प्रैक्टिस एज इन इंग्लैंड। ये आपने याद रखना, ये सारा जो था ये डॉक्ट्राइन ऑफ वाइफ था। तो इसमें भी क्या कंसेप्ट फॉलो हुआ, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी वाइफ और बच्चों के साथ भी इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या होता है, आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। ए ने प्रॉपर्टी, ए कहता है बी को कि मैं आपको ये हाउस गिफ्ट करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन लगा देता है कि आपको अपना घर जो है वो सी को बेचना पड़ेगा। इस कंडीशन पर वो कहता है कि मैं आपको गिफ्ट करूँगा हाउस। अगर बी सी को गिफ्ट सेल नहीं करता प्रॉपर्टी तो वो गिफ्ट नहीं ले सकता,
लेकिन हमारे पास जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं गिफ्ट के। नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ डोनर इंटेंशन, नंबर 2 ओनरशिप ट्रांसफ़र और नंबर 3 पोजेशन ट्रांसफ़र। यानी पहले अगर डोनर ने डिक्लेयर कर दिया है, फिर उसने ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर उसने पोजेशन भी दे दी है, यानी ये 3 चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो समझ लें कि क्या हुआ, गिफ्ट की वो इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए, गिफ्ट हो गई। ठीक है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ सेज इफ़ सच कंडीशंस जो है वो आर मेट, यानी ये पूरी हो जाती हैं, तो इसके अलावा जो कंडीशन लगाई हुई है वो वॉइड है। ठीक है। इफ़ गिफ्ट फुलफिल 3 इंग्रेडिएंट्स देन इट विल बी कंसीडर्ड गिफ्ट, और उसको गिफ्ट ही माना जाएगा, ये नहीं कि अब उसके साथ कोई और कंडीशन लगा दी जाए। नो, ये 3 पूरी हो गई हैं तो समझें गिफ्ट हो गया है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का तो ये था जो मैंने आपको समझाया कि ए ने बी को हाउस गिफ्ट किया और आगे कंडीशन लगा दी कि आप बी जो है वो सी को पहले घर बेचेगा तो उसको गिफ्ट मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने आपको सारी एप्लीकेशन बता दी कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।